गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने कल ही अपना चैप्टर 1 फिनिश किया है जो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स था। अब आज जो है हम बहुत ही इजी सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और मैं इजी सा टॉपिक क्यों डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका जो अगर इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन में कुछ एक पार्ट अगर आपका मिस हो गया है या आपने उसे टाइमली नहीं देखा तो आप उसे अच्छे से ग्रैब कर सकें। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बोला था, दोबारा बोल रही हूँ, वहां से अगर आपने कुछ स्किप किया तो आगे जाकर सारी चीजें मैशअप होना शुरू हो जाएगी, सारी चीजें मिक्सड अप होना शुरू हो जाएंगी। दैट्स व्हाई आज मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट ना करके छोटा सा टॉपिक उठाया आपके बुक का इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे मुझे करवाने वाले कोई चीज नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, उसकी नेचर, इंपॉर्टेंस, फीचर वगैरह एवरीथिंग यू विल नो कि उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका नेचर क्या हो सकता है, नीड क्यों थी हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने की, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, ओके, तो हम इसमें सिर्फ मेन चीजें डिस्कस करेंगे कि मेन क्या रहने वाला है, बिकॉज मेरे लिए ये एक डे का टॉपिक है एंड आप लोगों के लिए भी एक दिन का ही टॉपिक रहना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। आपने दो वर्ड सुने होंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज और ओपन दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है, एक दूसरे के विपरीत है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? मान लीजिए ये आपका ये आपकी कंट्री है, ये क्या करेगा, ये इसके गेट है सारे, ये जो ना इसने चारों तरफ से बंद कर रखे हैं, दैट नोबडी इज सब्जेक्टेड टू अलाउ, कोई भी अंदर नहीं आएगा, वो आपकी क्लोज इकोनॉमी होती है। दैट मींस जहां पे कोई भी फॉरेन रिलेशन नहीं होता एक्सचेंज का, कि आप कोई सामान मंगा रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं या पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो कुछ भी रिलेट नहीं होता। दैट मींस क्लोज इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की वो सिर्फ वही चीजें यूज करती है, वही चीजें या वही सर्विस यूज करती है जो उसकी कंट्री के विद इन बन रही है, जो उसकी कंट्री बना रही है और वो यूज कर रहे हैं। बाहर के देशों से, दूसरे देशों से उनकी कोई नाम की रिश्तेदारी यहाँ पे नहीं होती, उनको कुछ मतलब नहीं है बाहर के देश में क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, वट एवर इज गोइंग टू बी हैपन, दे आर नॉट रिलेटेड विद इट इन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से दूसरे देशों से उनकी कोई नाम की रिश्तेदारी नहीं है। इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ओपन इकोनॉमी है, जहां पे म्यूचुअल रिलेशन है एक्सचेंज के, ट्रेड में और मॉनेटरी एसेट्स में। ठीक है, जहां पे दूसरे देशों से आपकी नाम की रिश्तेदारी है कि हाँ अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप भी हमें कुछ दें, आप हमसे कुछ ले हम आपसे कुछ ले रहे हैं तो आप भी हमसे कुछ ले। ये जो है ओपन इकोनॉमी होती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए जैसे इंडिया क्लोज इकोनॉमी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया ने अपने सारे गेट बंद कर रखे हैं कि कोई भी बाहर का पर्सन हमारे कंट्री में नहीं आएगा जी, कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में क्या है? ओपन इकोनॉमी है,
समझिए कि ये होता क्या है, उसके बाद हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ट्रेड क्या होता है। आप ट्रेड के बारे में समझते हैं, ट्रेड का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि आप एक ऐसा मीडियम यूज करें जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, परचेज सेल कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सब चीजें आपके ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। ट्रेड होता कितने टाइप का है? अगेन 2 टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल। हम इसको क्या कहते हैं? नेशनल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दो वर्ड आ गए था, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों दो वर्ड आ गए। इंटरनल क्या होता है? देखिए, इंटरनल या नेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर हम करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, राजस्थान से सामान भेजा गुजरात, गुजरात से भेजा महाराष्ट्र या मुंबई। ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ? इंडिया के विभिन्न जो बाउंड्रीज है वहीं पे अपना ट्रेड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ कर रही हूँ। इसका
लिख सके। देखिए अब हम इसमें वो चीज डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए न्यू है, ठीक है। जो हमारे लिए न्यू है वो चीज में डिस्कस करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये दो चीजें हमें डिस्कस करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड से आप क्या समझते हैं, या नॉर्मल क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या एक्सचेंज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करती है, ठीक है। और वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कुछ एक विजिबल होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, कुछ एक इनविजिबल होती है, दोनों होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि आपस में डिफरेंस के बेसिस पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड दिस विल गोइंग टू बी अ वाइड कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड is included in it, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब होता कैसे है ये देखिए, नैरो कॉन्सेप्ट और वाइड कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिखा है, नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली विजिबल आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं। विजिबल आइटम्स में इंक्लूड की जाती है, जैसे आपने कोई गुड्स लिया, कोई मशीनरी ली, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। बट इसके अंदर क्या होगा, विजिबल और इनविजिबल दोनों इंक्लूड होगी। ठीक है, ये इसका सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड, ये जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों होता है। जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों होता है, जबकि ये जो है आपका बैलेंस रहता है। व्हाई? बिकॉज इट इंक्लूड इनविजिबल आइटम्स ऑल्सो। इससे ये जो है हमेशा आपका फेवरेबल रहता है, बट ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों रहता है। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब क्या है, फेवरेबल क्या है, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, और अनफेवरेबल का मतलब क्या है, इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। ये आपके यहाँ पे तो हमने टर्म डिस्कस की, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और पैराग्राफिकली ना डिस्कस करके हमने इनको डिफरेंस के बेस पे डिस्कस किया। जैसे आपकी दो चीजें तैयार हुई, एक तो ये होता क्या है कॉन्सेप्ट आपने समझा, और एक आपके इनके बीच में डिफरेंस रेडी हो गया। ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो इनके बीच को डिफर करते हैं, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। ओके, तो मैं साइड हो गया, आप इसे देख लो एक बार। चलिए अब हम जो है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा।
जो म्यूचुअल एक्सचेंज है करेंसी का एक दूसरे के टर्म में एक दूसरे के लिए, वो आपका रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। एग्जांपल मैं आपको इसका देती हूँ, देखिए 1 रुपी इक्वल टू 0.015 डॉलर एंड $1 इक्वल टू 68.26 रुपी। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे एक करेंसी का दूसरे करेंसी के जो है टर्म में एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन इंडिया का अमेरिका घूमने जाता है तो उसे क्या करना होगा, अपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करवाना होगा, ताकि क्या है वो वहां पे जाकर के जो भी उसकी जरूरत का सामान है या अपने डेली एक्टिविटीज के लिए उसे जो भी पैसा चाहिए वो वहां पे यूज कर सके। क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप यहाँ से इंडियन रुपीज लेकर के जा रहे हो, वहां किसी मॉल में जाकर के वो दे रहे कि ये लो ये ले लो। नो, वहां क्या होगा, पहले आपको एक्सचेंज करानी पड़ेगी अपनी करेंसी को, और उसके बाद भी जो है आपका वहां पे आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, वो सारी चीजें पॉसिबल होगी। तो ये आपकी एक छोटी सी टर्म थी, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जो है ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। इट इज द मार्केट where currencies of two countries are exchanged by commercial banks, authorized dealers and monetary authorities। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां पे दो कंट्रीज की करेंसी आपस में एक्सचेंज की जाती है। कौन करता है, या तो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, या कुछ ऑथराइज्ड डीलर होते हैं वो करते हैं, या फिर मॉनेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो यहाँ पे ये सब चीजें क्या करती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, पर आप इसे देख लीजिए ताकि मैं इसे रख करके आपको या वैसे बता देती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज के रेट कौन डिटरमाइन करता है, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, परचेजिंग पावर थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। इन बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट इन बेसिस पे आपके डिसाइड किए जाते हैं। एक बार मैं साइड हो रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख लें। अब हम जो है इसमें डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, एक्सचेंज रेट की जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे ना दो बातें ध्यान देने लायक है। पहली तो ये देखिए, हम यहाँ पे इंडिया और अमेरिका का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए इंडिया को क्या है, उसने अमेरिका से कुछ मंगवाया तो उससे क्या है, पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट कैसे करेगा, US डॉलर। ठीक है, और इसको हम डिमांड और सप्लाई के रूप में समझते हैं। देखिए डिमांड और सप्लाई, डिमांड क्या है, जो डिमांड का होगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। इसमें दैट मींस स्लो डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ झुकेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में जितनी मतलब इंडिया में देखिए जितनी रेट जो है वो लो होगी, डिमांड उतनी ही इंक्रीज होगी। मींस क्या है, इसका रेट इज लो देन डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, कि अगर रेट लो होगी तो डिमांड क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, हाई होगी। और इसके अलावा सप्लाई
डिमांड होगी उतनी ही आपकी। देखिए सप्लाई का जो है पॉजिटिव कैश है, इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज, सप्लाई ऑफ रुपीज इज ऑल्सो इंक्रीज। कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा सप्लाई है जो रुपीज की वो भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ये आपकी डिमांड एंड सप्लाई होती रहती है। यहाँ पे मेन हमको ये चीज देखने लायक है। इसके अलावा मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि डायग्राम से आप ये कैसे कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में कितनी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसे होता है। एक मैंने रेट मानी $60, 68, ठीक है। देखिए ये आपका डायग्राम बना है, एक बार आप इसको देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए इस डायग्राम से आप अगर मैंने 68 आपके डॉलर की एक्सचेंज रेट थी तो वहां पे क्या है आपका ये रहा, ठीक है, आपकी थी डिमांड थी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है डिमांड का रूल नेगेटिव होता है, स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है हमारा डिमांड का। यहाँ पे देखिए दो चीजें समझ जाए, 75 और 60। अगर मैं डॉलर को 75 मतलब उसकी एक्सचेंज रेट 75 हो जाती है तो जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पे आगे हो जाएगी। बट अगर उसकी जो एक्सचेंज रेट है वो 60 रुपीज हो जाती है, मतलब 68 से 60 हो जाती है, तो उसकी डिमांड क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई क्या है, जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे वो से बढ़ती जाएगी। ये जो ई पॉइंट है ना वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, ना तो डिमांड बढ़ रही है ना सप्लाई, क्रॉस है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे आकर के। ये आपका डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी थी, ठीक है। अब आपके दो पॉइंट रहते हैं, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। वो क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए दो वर्ड है डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, आई थिंक आपने इसे देख लिया होगा। Devaluation and revaluation। देखिए devaluation में हम क्या करते हैं, lowering the rate of currency in terms of foreign। देखिए डिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी करेंसी है उसके रेट को कम कर देते हैं दूसरी करेंसी के फॉर्म में, और रिवैल्यूएशन इसका उल्टा करते हैं, बढ़ा देते हैं हमारी करेंसी के रेट को दूसरी करेंसी में की बजाय। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, इंपोर्ट कॉस्टलियर एंड एक्सपोर्ट चीपर। और इसका क्या फर्क पड़ता है, इंपोर्ट आपका चीपर हो जाता है और एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाता है, कॉस्टलियर यहाँ पे हो जाता है। अब बात ये आई कि हम ऐसा करते क्यों हैं या फिर ये क्यों।
देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी अगर हम बात करें, फॉरेन ट्रेड है उसको यहाँ पे क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को डिक्रीज। ठीक है, इसलिए जो है हम ये सब करते हैं। ये क्या है, आपकी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के मीडियम है, एक थ्योरी है जिससे आप उनको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये आपका डिवैल्यूएशन था। यहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है वो खत्म होता है। दैट मींस हमने यहाँ पे एक चैप्टर फिनिश कर दिया। होप सो आपको समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको मोस्टली चीजें यहाँ पे पता थी। ठीक है, तो साइड डोरी में आप ये देख लीजिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर क्लास। और दोबारा बोल रही हूँ, जैसे हमेशा बोलती हूँ, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, आपको लर्निंग में इजी रहेगी। ये सब चीज़ें मैं बार बार बोलूँ तो आई थिंक अभी तक आपके माइंड में ये एस्टेब्लिश हो गई होगी कि हमें ऐसा कुछ करना है। ओके, सो क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स, ताकि आपकी लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। ओके, थैंक यू।